नमस्ते एंड वेलकम। मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। हम कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2014 के राजनीति विज्ञान के पेपर का विश्लेषण कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट से संबंधित जो पहले प्रश्न पत्र के अंतर्गत पूछे हुए क्वेश्चंस थे उनका विश्लेषण करेंगे। उनके अंतर्गत जो पहला टॉपिक है वो है स्टेट से संबंधित और सब अल्टरन थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। सब अल्टरन थ्योरी क्या कहती है? सब अल्टरन थ्योरी यह कहती है कि आज तक जो इतिहास का अध्ययन किया गया या जिस तरह से पॉलिटिकल थ्योरी और कॉन्सेप्ट का निर्माण किया गया वो हमेशा एलिट क्लास को ध्यान में रखते हुए ही किया गया है। जो समाज के अंतर्गत सब अल्टरन लोग है, सब अल्टरन लोग का मतलब है कि सामाजिक रूप से जो हाशिए पर स्थित लोग है या सामाजिक रूप से जो पराधीन लोग है, जो कि अधीनता की श्रेणी के अंतर्गत जी रहे हैं, जिसके अंतर्गत महिलाएं आती है, बच्चे आते हैं, बूढ़े आते हैं, गरीब और निर्धन लोग आते हैं। तो इस तरह के जो सामाजिक रूप से पराधीन जो लोग हैं उनको सब अल्टरन कहा जाता है। तो यह थ्योरी यह कहती है, सब अल्टरन दृष्टिकोण स्टेट के संदर्भ में ये बात कहता है कि इतिहास के अंतर्गत जो अभी तक इतिहास का अध्ययन किया गया वो एलिट क्लास को ध्यान में रख करके ही किया गया। सामाजिक रूप से पराधीन लोगों को ध्यान में रखते हुए न तो इतिहास का अध्ययन किया गया है और न ही पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट और थ्योरी का निर्माण किया गया है। तो अब सब अल्टरन थ्योरी का राज्य से संबंधित क्या दृष्टिकोण है? सब अल्टरन थ्योरी राज्य से संबंधित यह दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है कि राज्य का काम क्या होना चाहिए? राज्य का काम एलिट लोगों की सहायता करना नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्य का काम यह होना चाहिए कि समाज के अंतर्गत जो हाशिए पर स्थित लोग हैं, जो मार्जिनलाइज क्लास है, सामाजिक रूप से जो पराधीन लोग हैं, उनका कल्याण करना राज्य का कार्य होना चाहिए। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें ये पूछा गया है कि सब अल्टरन दृष्टिकोण की राय के अनुसार राज्य का कार्य किसको प्रोत्साहन देना है? ऑप्शन है प्रभावशाली वर्ग के हितों को, हाशिए पर खड़े समुदाय के हितों को, मार्जिनलाइज ग्रुप्स, तीसरा शासक वर्ग के हितों को और चौथा है विशिष्ट वर्ग के हितों को। तो सब अल्टरन जो दृष्टिकोण है वो क्या कहता है? वो यह कहता है कि सब अल्टरन सिद्धांत के अनुसार जो राज्य का काम है वह यह होना चाहिए कि सामाजिक रूप से जो पराधीन लोग है, हाशिए पर स्थित लोग है, उनका कल्याण करना राज्य का कार्य होना चाहिए। तो हाशिए पर खड़े समुदाय के हितों को प्रोत्साहन देना राज्य का कार्य है। दूसरा क्वेश्चन संप्रभुता से संबंधित है कि यथार्थ संप्रभुता डी फैक्टो सॉवरेंटी का क्या अभिप्राय है? डी फैक्टो सॉवरेंटी का मतलब ये होता है कि वास्तव में संप्रभुता किसके पास में, शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। वास्तव में जिस संस्था के द्वारा या जिस व्यक्ति के द्वारा शक्तियों का प्रयोग किया जाता है उसको यथार्थ संप्रभु कहा जाता है। तो आदेशों का वास्तविक आज्ञा पालन किसके द्वारा करवाया जाता है, वही यथार्थ संप्रभु कहलाता है। तो यथार्थ संप्रभुता का क्या अभिप्राय है? यथार्थ संप्रभुता का अभिप्राय है कि आदेशों का वास्तविक रूप से किसके द्वारा आज्ञा पालन करवाया जाता है। कानूनी संप्रभुता लीगल सॉवरेंटी का मतलब ये होता है कि कानूनी रूप से संप्रभु कौन है। लोकप्रिय संप्रभुता का मतलब है कि संप्रभुता है वो जनता के अंतर्गत निवास करती है। राजनीतिक संप्रभुता, जब हम कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता के मध्य अंतर करते हैं, सबसे पहला जो विचारक था कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता के मध्य अंतर करने वाला वो था एवी डाइसी। एवी डाइसी ने कहा कि कानूनी संप्रभुता यानी जो कानूनी रूप से जो संप्रभु संस्था या व्यक्ति है वो जिस तरीके से शक्ति का इस्तेमाल करता है उसके पीछे एक और संप्रभुता कार्य करती है, वो है राजनीतिक संप्रभुता, जिसका सामान्यतः यह अर्थ लगाया जाता है कि यह जो संप्रभुता है यह जनमत के हाथों में ही होती है। तो कानूनी संप्रभुता को राजनीतिक संप्रभुता के सामने हमेशा झुकना पड़ता है। इस तरह की बात है वो एवी डाइसी के द्वारा की गई। तो यहाँ यथार्थ संप्रभुता का अभिप्राय पूछा। यथार्थ संप्रभुता का अभिप्राय है कि आदेशों का वास्तविक रूप से आज्ञा पालन किसके द्वारा करवाया जाता है, वही यथार्थ संप्रभु कहलाता है। कानूनी संप्रभुता यानी कानूनी दृष्टि से संप्रभु कौन है। लोकप्रिय संप्रभुता यानी
संप्रभुता का निवास जनता के अंतर्गत है, और राजनीतिक संप्रभुता तो डाइसी ने कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता के मध्य अंतर किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह भी संप्रभुता से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी स्कूल का यह तर्क है कि संप्रभुता की अवधारणा को राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए? तो इस तरह की बात किसके द्वारा की जाती है? इस तरह की बात है वो बहुलवादी सिद्धांत के द्वारा की जाती है। बहुलवादी सिद्धांतकार क्या कहते हैं? बहुलवादी सिद्धांतकार संप्रभुता का जो एकलवादी सिद्धांत है, संप्रभुता का जो कानूनी सिद्धांत है, उसका खंडन करते हैं। संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत या कानूनी सिद्धांत जो कि मुख्य रूप से जॉन ऑस्टिन, हॉब्स, बेंथम इनसे जुड़ा हुआ है। और एकलवादी जो दृष्टिकोण है वह यह कहता है कि संप्रभुता हमेशा अदेय होती है, यानी किसी को दी नहीं जा सकती, वह हमेशा अविभाज्य होती है, उसका विभाजन नहीं किया जा सकता। संप्रभुता हमेशा किसी एक केंद्र के अंतर्गत निवास करती है, जैसे संप्रभुता का स्थान कहाँ है? संप्रभुता का स्थान राज्य के पास में होना चाहिए। तो इस तरह का दृष्टिकोण संप्रभुता का एकलवादी दृष्टिकोण कहलाता है। संप्रभुता का जो बहुलवादी दृष्टिकोण है वह एकलवादी दृष्टिकोण का विपरीत है, उसका खंडन करता है। और संप्रभुता का बहुलवादी दृष्टिकोण यह कहता है कि शक्ति का एक जगह केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, बल्कि बहुलवादी दृष्टिकोण शक्ति के विकेंद्रीकरण का समर्थन करता है, यह लोकतांत्रिक जवाबदेही का समर्थन करता है। तो संप्रभुता का जो बहुलवादी दृष्टिकोण है वह यह कहता है कि संप्रभुता का दृष्टिकोण है उसकी अब राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किसी प्रकार की कोई उपयोगिता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह केंद्रीकरण को बढ़ावा देता है, लोकतांत्रिक जवाबदेही को कम करने का कार्य करता है। तो बहुलवादी दृष्टिकोण क्या कहता है? बहुलवादी दृष्टिकोण यह कहता है कि संप्रभुता के सिद्धांत को अब राजनीतिक सिद्धांत से निकाल देना चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है कि बहुलवादी जो दृष्टिकोण है वह संप्रभुता का विरोधी दृष्टिकोण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? यह संप्रभुता से संबंधित 4 प्रकार दिए गए हैं और इन 4 प्रकारों में से पूछा गया है कि कौन सा गलत है। विधि सम्मत डी ज्यूरी संप्रभुता। डी ज्यूरी संप्रभुता का मतलब है कि कानूनी रूप से संप्रभु कौन है। डी फैक्टो संप्रभुता, यथार्थ संप्रभुता, यह तथ्यात्मक है, यानी वास्तव में तथ्यात्मक रूप से किसके द्वारा आदेशों का या आज्ञाओं का पालन करवाया जाता है। वास्तव में शक्ति है वो किसके पास में, वास्तव में संप्रभुता का पालन किसके द्वारा किया जाता है। तो यह डी फैक्टो सॉवरेंटी या यथार्थ संप्रभुता कहलाती है। नामधारी संप्रभुता वह जो शक्ति का यथार्थ में प्रयोग करता है, वास्तव में प्रयोग करता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नामधारी संप्रभु नाम मात्र का संप्रभु होता है जो वास्तव में शक्ति का प्रयोग नहीं करता, बल्कि वास्तव में शक्ति का जो प्रयोग है वह करता है जिसके पास में वास्तविक रूप से संप्रभुता होती है। तो वह कौन होता है? वो होता है यथार्थ संप्रभु, डी फैक्टो सॉवरेंटी। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नामधारी संप्रभुता वह जो शक्ति का यथार्थ में प्रयोग करता है? बिल्कुल नहीं। लोकप्रिय संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता का मतलब है जनता की शक्ति, यानी संप्रभुता किसके अंतर्गत निवास करती है? संप्रभुता जनता के अंतर्गत निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी संप्रभुता से संबंधित है। संप्रभुता पर जॉन ऑस्टिन के त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। यहाँ 4 कथन दिए गए हैं और यह पूछा गया है कि संप्रभुता से संबंधित जॉन ऑस्टिन की जो विचारधारा है, जॉन ऑस्टिन के द्वारा जो प्रतिपादित संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत या कानूनी सिद्धांत है, उनसे कौन सा तर्क है वो मेल नहीं खाता। जॉन ऑस्टिन क्या कहता है? जॉन ऑस्टिन कहता है कि संप्रभुताधारी सहित होने पर ही कोई समाज राजनीतिक एवं स्वतंत्र हो सकता है। बिल्कुल सही है। ऑस्टिन यही बात कहता है कि कोई भी समाज तभी राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो सकता है, राजनीतिक रूप से स्वायत्त हो सकता है, जब वह संप्रभु हो, संप्रभुता का निवास उसके अंतर्गत हो। दूसरी बात, जॉन ऑस्टिन यह भी कहता है कि कोई अमूर्त धारणा है वो प्रभु सत्ताधारी नहीं हो सकती। जैसे कि हम अगर नैतिक संप्रभुता की बात करें, ईश्वरीय संप्रभुता की बात करें, तो इस तरह की संप्रभुता की अवधारणा को जॉन ऑस्टिन नकारता है। जॉन ऑस्टिन कहता है कि संप्रभुता हमेशा किसी व्यक्ति के अंतर्गत निवास करती है या किसी संस्था के अंतर्गत ही निवास करती है, यह अमूर्त नहीं हो सकती। संप्रभुता हमेशा मूर्त ही हो सकती है, यानी संप्रभु हमेशा दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि संप्रभु दिखाई नहीं देगा और उसकी कल्पना की जा सकती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कोई अमूर्त धारणा है वो प्रभु सत्ताधारी नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है। तीसरा जो स्टेटमेंट है वह है कि कानूनी
उच्चाधिकारी द्वारा अधीनस्थ को दिया गया आदेश है, यानी कानून उच्चाधिकारी द्वारा अधीनस्थ को दिया गया आदेश है। बिल्कुल सही है, जॉन ऑस्टिन का यह प्रसिद्ध कथन है कि संप्रभु का आदेश ही कानून है। कानून क्या है? तो कानून संप्रभु का आदेश है। उच्चाधिकारी है वो हमेशा संप्रभु होता है और वो अपने अधीनस्थ को है वो आदेश देता है। तो कानून उच्चाधिकारी द्वारा अधीनस्थ को दिया गया आदेश है। बिल्कुल जॉन ऑस्टिन की संप्रभुता की अवधारणा से मेल खाता है। चौथा जो स्टेटमेंट दिया वह है कि तथ्य सम्मत एवं विधि सम्मत संप्रभुता में भेद होता है। बिल्कुल नहीं, जॉन ऑस्टिन ये कहता है कि संप्रभुता अविभाज्य है, संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि कानूनी रूप से संप्रभु कोई दूसरा व्यक्ति होता है और वास्तव में जो संप्रभुता का प्रयोग या शक्ति का प्रयोग करने वाला व्यक्ति है वो दूसरा होता है। ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता। तो जॉन ऑस्टिन संप्रभुता को विभाजित करने के खिलाफ है। जॉन ऑस्टिन का जो एकलवादी सिद्धांत है संप्रभुता का, वह यही कहता है कि संप्रभुता अविभाजित है, संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता। तो तथ्य सम्मत एवं विधि सम्मत संप्रभुता में भेद होता है, ऐसा जॉन ऑस्टिन नहीं कहता है, बल्कि जॉन ऑस्टिन कहता है कि तथ्य सम्मत एवं विधि सम्मत संप्रभुता में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है और न ही इस प्रकार का कोई अंतर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पावर से संबंधित है, शक्ति से संबंधित है। हन्ना अरेंट की शक्ति की संकल्पना से संबंधित पूछा हुआ क्वेश्चन से निम्नलिखित में से क्या हन्ना अरेंट की शक्ति की संकल्पना से संबंधित नहीं है? अब पावर को अगर हम देखते हैं तो पावर का जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है जिसके अंतर्गत हम रॉबर्ट डेल की परिभाषा को रखते हैं। रॉबर्ट डेल कहता है कि ए के द्वारा बी के ऊपर शक्ति का प्रयोग करके जिस तरह से कार्य करवा लिए जाते हैं, यानी ए व्यक्ति बी व्यक्ति से अगर कोई कार्य करवा लेता है तो ये माना जाता है कि ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति के ऊपर शक्ति का इस्तेमाल किया है। तो पावर का जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट है, जो कि रॉबर्ट डेल से संबंधित है। रॉबर्ट डेल ने शक्ति को किसी के ऊपर प्रयोग करने के रूप में परिभाषित किया है, जबकि हन्ना अरेंट इस बात का खंडन करती है। रॉबर्ट डेल की जो पावर की परिभाषा है उसका खंडन करती है। हन्ना अरेंट कहती है कि पावर को पावर ओवर के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता, किसी के ऊपर शक्ति के इस्तेमाल के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता, बल्कि पावर का मतलब यह है कि किसी को शक्तिशाली बनाना, किसी को क्षमतावान बनाना। तो यह जो हन्ना अरेंट का शक्ति का कॉन्सेप्ट है वह शक्ति का रचनात्मक सिद्धांत से संबंधित है। तो हन्ना अरेंट से संबंधित क्या है, इसमें हम देखते हैं ऑप्शन में पहला लिखा हुआ है कि आत्म प्रक्रियाओं की निर्माता, क्रिएटर ऑफ सब्जेक्टिविटीज। ये हन्ना अरेंट से संबंधित नहीं है, बल्कि यह मिशेल फूको से संबंधित है। मिशेल फूको की जो पोस्ट मॉडर्निज्म से संबंधित अवधारणा है, पोस्ट मॉडर्निज्म से संबंधित मिशेल फूको का जो दृष्टिकोण है वह पावर एंड नॉलेज के मध्य संबंधों की व्याख्या का विश्लेषण करता है। और मिशेल फूको ने सब्जेक्टिविटी के रूप में, आइडेंटिटी के रूप में पावर को परिभाषित किया है, गवर्नमेंटेलिटी के रूप में, प्रशासकीयता के रूप में शक्ति को परिभाषित किया है। तो ये पहला जो कथन है, आत्म प्रक्रियाओं की या व्यक्तिगता की निर्माता, क्रिएटर ऑफ सब्जेक्टिविटीज के रूप में शक्ति की परिभाषा मिशेल फूको के द्वारा की गई है, न कि हन्ना अरेंट के द्वारा। तो मिशेल फूको का जो दृष्टिकोण है पावर के बारे में वह भी महत्वपूर्ण है, यह भी परीक्षा के अंतर्गत पूछा जा सकता है। दूसरा जो ऑप्शन है वह है के ऊपर नहीं, के प्रति शक्ति, नॉट पावर ओवर बट पावर टू, यानी किसी के ऊपर शक्ति का इस्तेमाल करने के रूप में शक्ति को परिभाषित नहीं किया जा सकता, बल्कि किसी के प्रति शक्ति, यानी किसी को शक्तिशाली बनाना। पावर टू का मतलब होता है किसी को शक्तिशाली बनाना, किसी को क्षमतावान बनाना, उसकी क्षमताओं के अंतर्गत वृद्धि करना। इसी रूप में हन्ना अरेंट ने रचनात्मक शक्ति के सिद्धांत को परिभाषित किया है। दूसरी बात यह है कि हन्ना अरेंट ने सहमति के रूप में शक्ति को परिभाषित किया है, पावर एज कंसेंट। हन्ना अरेंट यह कहती है कि पावर को हमेशा कंसेंट के रूप में ही परिभाषित किया जा सकता है, सहमति के रूप में ही परिभाषित किया जा सकता है। एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो कार्य करवाए जाते हैं वो बल प्रयोग के द्वारा नहीं करवाए जा सकते, क्योंकि बल प्रयोग के द्वारा अगर कोई कार्य करवाया जाएगा तो हन्ना अरेंट उसको हिंसा के अंतर्गत रखती है, उसको शक्ति के अंतर्गत नहीं रखती। तो हन्ना अरेंट के अनुसार पावर है वो सहमति के रूप में है, सामूहिक कार्यवाही के कारण बढ़ी हुई क्षमता। इसका मतलब ये हुआ कि हन्ना अरेंट ये कहती है कि एक तो होता है स्टेट यानी राज्य, और दूसरा जो क्षेत्र होता है वो पब्लिक रियलम का होता है, सार्वजनिक क्षेत्र होता है।
तो हन्ना अरेंट ये कहती है कि स्टेट के द्वारा तो किसका प्रयोग किया जाता है, स्टेट के द्वारा हमेशा बल का प्रयोग किया जाता है, तो उसको तो हिंसा के अंतर्गत हन्ना अरेंट रखती है। तो दूसरा जो क्षेत्र है वो है पब्लिक रियलम का क्षेत्र, सार्वजनिक जो क्षेत्र है। इस सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत लोग क्या करते हैं, लोग हमेशा ग्रुप के अंतर्गत रहते हैं, किसी समूह के अंतर्गत रहते हैं, और इस समूह के अंतर्गत रहते हुए लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं और सहयोग के माध्यम से ही किसी कार्यवाही को संपन्न करते हैं। तो इस पब्लिक रियलम के अंतर्गत जिस तरह की शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है तो उसको हन्ना अरेंट सामूहिक कार्यवाही के कारण बढ़ी हुई क्षमता के रूप में परिभाषित करती है। तो यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि हन्ना अरेंट ने हिंसा और शक्ति के मध्य अंतर किया है। हिंसा का तो परिभाषा ये बल प्रयोग के रूप में करती है, जबकि शक्ति की जो परिभाषा है वह क्षमताओं के रूप में करती है, सहमति के रूप में करती है, सामूहिक कार्यवाही के कारण बढ़ी हुई क्षमता के रूप में करती है। दूसरा यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि हन्ना अरेंट ने स्टेट और पब्लिक रियलम यानी सार्वजनिक क्षेत्र के मध्य भी अंतर किया है, और हन्ना अरेंट ये कहती है कि स्टेट है वो बल प्रयोग पर आधारित होता है, हिंसा का इस्तेमाल करता है, जबकि पब्लिक रियलम है, पब्लिक रियलम के अंतर्गत सहमति के माध्यम से क्रियाओं को संपादित किया जाता है, लोग मिलजुल करके कार्य करते हैं, अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं। तो पब्लिक रियलम के अंतर्गत पावर को है वो देखा जा सकता है। तो ये हन्ना अरेंट का जो पावर से संबंधित दृष्टिकोण है यह बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। नेक्स्ट, ऑथोरिटी, सत्ता से संबंधित क्वेश्चंस। मैक्स वेबर के अनुसार सर्वश्रेष्ठ वेद सत्ता है वो कौन सी है? मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकारों का उल्लेख किया है, परंपरागत सत्ता, दूसरी चमत्कारी या करिश्माई सत्ता, और तीसरा लीगल रेशनल कानूनी विवेकपूर्ण सत्ता। परंपरागत सत्ता, मैक्स वेबर के अनुसार परंपरागत सत्ता है वो परंपराओं पर आधारित होती है, विश्वासों और समाज के मूल्यों पर आधारित होती है। जैसे कि ब्रिटेन के अंतर्गत जो राजा की जो सत्ता है वह किस प्रकार की सत्ता है, वह परंपरागत सत्ता का उदाहरण है। दूसरा करिश्माई सत्ता, चमत्कारी सत्ता, इसके अंतर्गत व्यक्ति है वो अपने व्यक्तित्व के माध्यम से लोगों को आकर्षित करता है और अपने व्यक्तित्व के कारण ही, अपनी पर्सनैलिटी के कारण ही अपनी सत्ता को कायम रखता है। तो यह पर्सनैलिटी का इस्तेमाल करके जिस प्रकार की सत्ता को कायम रखा जाता है उसको करिश्माई सत्ता या चमत्कारी सत्ता के रूप में जाना जाता है। और तीसरी जो सत्ता की आधुनिक जो दृष्टिकोण है जो कि लीगल रेशनल विधिक विवेकपूर्ण है, यह आधुनिक राज्यों के अंतर्गत जो सर्वश्रेष्ठ वेद सत्ता है वो इसी का ही रूप है। यानी यह किस पर आधारित होता है, यह अवैयक्तिक कानूनों पर आधारित होता है। अवैयक्तिक कानूनों का मतलब ये होता है कि कानून है वो किसी संस्था की देन है, वो संस्था के माध्यम से ही संचालित होता है, वो किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से संचालित नहीं होता है। तो नौकरशाही है वो लीगल रेशनल सत्ता का ही सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो मैक्स वेबर ने इन 3 प्रकार की सत्ताओं के अंतर्गत विधिक विवेकपूर्ण सत्ता, लीगल रेशनल जो अथॉरिटी है उसको सबसे श्रेष्ठ सत्ता माना है। लेकिन मैक्स वेबर ये कहता है कि किसी भी स्टेट के अंतर्गत जो सत्ता अथॉरिटी का रूप देखने को मिलता है वह इनमें से कोई भी शुद्ध रूप नहीं होता है, बल्कि इनमें से किसी न किसी सत्ता का मिश्रण है वो देखने को मिलता है। तो सर्वश्रेष्ठ वेद सत्ता कौन सी हुई? मैक्स वेबर के अनुसार विधिक विवेकपूर्ण सत्ता, लीगल रेशनल सत्ता, और आधुनिक नौकरशाही है वो इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद शक्ति क्या कहलाती है? जब शक्ति को वेदता मिल जाती है, लेजिटिमेसी मिल जाती है, तो वो किसके अंतर्गत बदल जाती है? वो अथॉरिटी के अंतर्गत बदल जाती है, सत्ता के अंतर्गत बदल जाती है। तो वेद शक्ति मानी जाती है सत्ता या प्राधिकार यानी अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, लेजिटिमेसी वेदता से संबंधित है। कार्ल मार्क्स के अनुसार कोई भी राजनीतिक व्यवस्था वेद नहीं है जब तक वह बल नहीं देती है। यानी यह पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था को लेजिटिमेसी पर आधारित मानता है? तो कार्ल मार्क्स उस राजनीतिक व्यवस्था को, उस पॉलिटिकल सिस्टम को वेद मानता है जो मनुष्य की मुक्ति पर बल देता है, यानी इमेंसिपेशन पर जो बल देता है। इमेंसिपेशन का मतलब सीधा सा यहाँ पर मुक्ति से हुआ, स्वतंत्रता से हुआ। तो मार्क्स के अनुसार जो राजनीतिक व्यवस्था मनुष्य की मुक्ति यानी इमेंसिपेशन पर बल देती है वही राजनीतिक व्यवस्था वेद मानी जाएगी। तो
तो कौन सी राजनीतिक व्यवस्था वैध नहीं है कार्ल मार्क्स के अनुसार? वह राजनीतिक व्यवस्था वैध नहीं है जो कि मनुष्य की मुक्ति के ऊपर बल नहीं देती है। तो पहला जो ऑप्शन है वो सही है। जैसे कार्ल मार्क्स ये कहता है कि पूंजीवादी जो राजनीतिक व्यवस्था है, कैपिटलिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम है, वो वैध राजनीतिक व्यवस्था नहीं है क्योंकि उसके अंतर्गत मनुष्य अलगाव की ओर अग्रसर होता है, मनुष्य की मुक्ति के ऊपर आधारित नहीं है। दूसरी तरफ जो कम्युनिस्ट सिस्टम से कम्युनिज्म है, जो साम्यवाद है, वो राजनीतिक व्यवस्था इसलिए वैध है क्योंकि कम्युनिज्म के अंतर्गत मनुष्य की मुक्ति के ऊपर बल दिया जाता है, मनुष्य का जो इमेंसिपेशन है उसके ऊपर बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो वेदता का आशय बताता है, वेदता का अर्थ बताता है? ये दूसरा ऑप्शन है वह सही है इसमें कि वेदता का तात्पर्य है कि ऐसी आस्था उत्पन्न करना और उसे कायम रखना कि प्रचलित राजनीतिक संस्थाएं समाज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। लेजिटिमेसी का सीधा सा मतलब ये हुआ कि आस्था या विश्वास उत्पन्न करना, किसके प्रति? राजनीतिक व्यवस्था के प्रति, राजनीतिक विश्वासों के प्रति, राजनीतिक संस्थाओं के प्रति। जब जनता की ये आस्था उत्पन्न हो जाती है कि अमुक जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, अमुक जो पॉलिटिकल सिस्टम है वह समाज के लिए उपयुक्त है, हम सब के लिए उपयुक्त है, जब इस तरह की आस्था उत्पन्न हो जाती है किसी पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत, किसी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत, किसी पॉलिटिकल वैल्यू के अंतर्गत, किसी पॉलिटिकल बिलीफ सिस्टम के अंतर्गत है, तो वो पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल वैल्यूज, जो पॉलिटिकल बिलीफ है वह वेद माना जाता है। वेदता का मतलब ये हुआ कि ऐसी आस्था उत्पन्न करना और उसे कायम रखना कि प्रचलित राजनीतिक संस्थाएं समाज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यह दृष्टिकोण क्या कहलाता है? यह दृष्टिकोण ही वेदता का दृष्टिकोण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस राइट से संबंधित है, अधिकार से संबंधित है, और बर्क पेन का जो विवाद है अधिकारों को लेकर के उसे संबंधित पूछा हुआ है। इसमें पूछा हुआ है कि अधिकारों पर एडमंड बर्क और थॉमस पेन विवाद केंद्रित नहीं था। तो पहले ये समझना जरूरी है कि एडमंड बर्क जिस प्रकार के अधिकारों की बात करता है वह ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत है, जबकि थॉमस पेन जिस प्रकार के अधिकारों की बात करता है वह अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत है। तो एडमंड बर्क क्या कहता है? एडमंड बर्क ये कहता है कि अधिकार है उनको हमेशा हम हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में ही समझ सकते हैं या किसी समाज या संस्था के कॉन्टेक्स्ट में ही उसको समझा जा सकता है, ऐसा एडमंड बर्क का अधिकारों को लेकर के दावा है। तो एडमंड बर्क क्या कहता है? एडमंड बर्क अधिकारों को कॉन्टेक्चुअल मानता है, संदर्भगत मानता है, यानी अधिकारों को हम किसी हिस्ट्री के संदर्भ में या उस सोसाइटी के संदर्भ में ही समझ सकते हैं। इतिहास और समाज से अलग रहते हुए हम बिना कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल किए अधिकारों को नहीं समझ सकते। दूसरी तरफ थॉमस पेन का ये कहना है कि अधिकार है वह सार्वभौमिक होते हैं, क्योंकि अधिकार है वो प्राकृतिक होते हैं और प्राकृतिक अधिकार है वो हमेशा सार्वभौमिक होते हैं, और व्यक्ति है अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए इस प्रकार की अधिकारों की खोज है वो कर सकता है। दूसरी तरफ अधिकारों के वास्तविक या काल्पनिक होने पर भी एडमंड बर्क और थॉमस पेन के मध्य विवाद है। एडमंड बर्क का जो दृष्टिकोण है अधिकारों का वह वास्तविक अधिकारों पर बल देता है, जबकि थॉमस पेन का जो अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत है तो वो किस तरह का सिद्धांत है? वह काल्पनिक सिद्धांत है, क्योंकि इसमें यह माना जाता है कि व्यक्ति कैसे पता लगाएगा अधिकारों का? तो अपना वो रीजन इस्तेमाल करेगा, अपना विवेक इस्तेमाल करेगा, वह अधिकारों का पता लगा सकता है। तीसरी बात, अधिकारों के ऐतिहासिक या प्राकृतिक होने पर एडमंड बर्क तो ऐतिहासिक ही मानता है अधिकारों को, और थॉमस पेन है वो अधिकारों को प्राकृतिक मानता है। तो इस तरह की डिबेट है वो एडमंड बर्क और थॉमस पेन के मध्य देखी जा सकती है। अधिकारों के आर्थिक या राजनीतिक होने पर इस प्रकार की डिबेट है वो एडमंड बर्क और थॉमस पेन के मध्य नहीं है। तो चौथा ऑप्शन है वो गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिबर्टी से संबंधित है, स्वतंत्रता से संबंधित है, और स्वतंत्रता के मार्क्सी संकल्पना से संबंधित है। जो मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट है लिबर्टी को लेकर उसे संबंधित है, और क्वेश्चन पूछा गया कि स्वतंत्रता के मार्क्सीय संकल्पना के अनुरूप क्या है? तो इनमें दिया गया है कि विषिन्नता, या विषिन्नता लिखा हुआ है एलियनेशन को, जबकि हम इसको
हमेशा अलगाव बोलते हैं। तो मार्क्स क्या कहता है कि स्वतंत्रता का मतलब है एंड ऑफ एलिनेशन, यानी अलगाव का अंत। बिल्कुल ये स्वतंत्रता की जो मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट है उससे मेल खाता है। दूसरा है मानवीय रचना धर्मिता की अभिव्यक्ति, एक्सपोजिशन ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी, यानी मनुष्य की जो रचनात्मकता है उसकी अभिव्यक्ति के रूप में स्वतंत्रता को परिभाषित मार्क्स करता है। बिल्कुल सही है। मार्क्स का ये मानना है कि लिबर्टी कब होगी, जब मनुष्य है वो अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करेगा, अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करेगा, जब उसको ये पता होगा कि मैं कोई अगर वस्तु बना रहा हूं तो वो मैं किसके लिए बना रहा हूं, मैंने कौन सी वस्तु है वो बनाई है, इस प्रकार की क्रिएटिविटी है जब तक रहेगी तब तक मनुष्य स्वतंत्रता का इस्तेमाल करता है। लेकिन पूंजीवाद के अंतर्गत ये जो मनुष्य की क्रिएटिविटी है वो समाप्त हो गई है। तीसरी बात लिखी गई है कि विचारधारा के प्रति निष्ठा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि कार्ल मार्क्स विचारधारा का आलोचक विद्वान है। कार्ल मार्क्स किसी प्रकार की विचारधारा के प्रति कोई निष्ठा नहीं रखता है। कार्ल मार्क्स ये कहता है कि विचारधारा है वो मिथ्या चेतना है। विचारधारा को कार्ल मार्क्स मिथ्या चेतना के रूप में परिभाषित करता है और मार्क्स ये कहता है कि विचारधारा के माध्यम से लोगों को अधीन बनाए रखने का काम किया जाता है। विचारधारा है वो शोषण के साधन के रूप में इस्तेमाल की जाती है। तो कार्ल मार्क्स विचारधारा के प्रति निष्ठा नहीं रखता, बल्कि वो तो विचारधारा की आलोचना करते हुए विचारधारा को मिथ्या चेतना के रूप में परिभाषित करता है। चौथी जो बात लिखी हुई है वह है आत्म सिद्धि, सेल्फ रियलाइजेशन, यानी आत्म सिद्धि की प्राप्ति। मनुष्य जो लक्ष्य निर्धारित करता है, जब वो लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है तो इस तरह का जब उसको रियलाइजेशन हो जाता है तो उसको आत्म सिद्धि कहा जाता है। तो आत्म सिद्धि, सेल्फ रियलाइजेशन, यानी अपने अस्तित्व के बारे में जब मनुष्य महसूस करता है और उस लक्ष्य को वो प्राप्त कर लेता है तो उसको हम आत्म सिद्धि कहते हैं। और मार्क्स भी लिबर्टी को सेल्फ रियलाइजेशन के रूप में भी देखता है। तो कौन से ऑप्शन सही हुए? पहला ऑप्शन सही हुआ कि मार्क्स स्वतंत्रता को अलगाव के अंत के रूप में देखता है। दूसरा भी सही हुआ क्योंकि मार्क्स है वो मनुष्य की जो क्रिएटिविटी की अभिव्यक्ति है उसको भी स्वतंत्रता के रूप में देखता है। और आत्म सिद्धि, सेल्फ रियलाइजेशन को भी कार्ल मार्क्स है वो स्वतंत्रता के रूप में देखता है। तो ये जो पहला ऑप्शन है वो सही हो गया। 1, 2 और 4 ये ऑप्शन सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि मार्क्स विचारधारा के प्रति कोई निष्ठा नहीं रखता, बल्कि वो तो खुद विचारधारा का आलोचक विद्वान है। नेक्स्ट क्वेश्चन से थिंकर्स ऑफ कंटेम्पररी लिबरलिज्म, समकालीन उदारवाद के विद्वान दिए गए हैं लिस्ट फर्स्ट में, और लिस्ट सेकंड के अंतर्गत उनके जो कोर आइडिया है, उनके जो केंद्रीय विचार है उनको दिया गया है। तो पहला जो है वह है आइजिया बर्लिन, दूसरा F.A. हैक, तीसरा कार्ल पोपर, चौथा C.B. मैकफर्सन। आइजिया बर्लिन का क्या दृष्टिकोण है? आइजिया बर्लिन का इसमें से जो दृष्टिकोण है वह है नेगेटिव फ्रीडम का। आइजिया बर्लिन नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक विद्वान है। आइजिया बर्लिन ने नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता के मध्य अंतर किया है। F.A. हैक से संबंधित जो दृष्टिकोण है वह है कि F.A. हैक ने अन्याय और दुर्भाग्य के मध्य अंतर किया है। हैक ये कहता है कि अगर फेयर प्रोसेस नहीं होता, अगर निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से संपत्ति हासिल कोई व्यक्ति अगर नहीं कर पाता है तो इसका मतलब उसके साथ में इनजस्टिस होता है, अन्याय होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कोशिश ही नहीं करता, वो काम ही नहीं करता, तो वो फिर दुर्भाग्य है उसका, वो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। तो हैक ये कहता है कि जो गरीब व्यक्ति है, जो भूखमरी से पीड़ित व्यक्ति है, जो बेरोजगार व्यक्ति है, उनके साथ में कोई अन्याय नहीं हो रहा है, वो उसको अन्याय नहीं कहा जा सकता, बल्कि वो उस व्यक्ति का दुर्भाग्य है, क्योंकि वो अपनी जो कैपेबिलिटी है, अपनी जो क्षमताएं हैं, उन अपनी क्षमताओं का वो इस्तेमाल ही नहीं करता, इसलिए वो गरीब है, इसलिए वो भूखमरी से पीड़ित व्यक्ति है, इसलिए वो बेरोजगार व्यक्ति है। तो F.A. हैक है ये अन्याय और दुर्भाग्य के मध्य अंतर करने वाला एक नव उदारवादी विद्वान है। कार्ल पोपर से संबंधित इसमें अगर हम देखें तो कार्ल पोपर है वो इंक्रीमेंटल चेंजेस,
यानी कर्मिक परिवर्तन का समर्थक विद्वान है। कार्ल पॉपर ये कहता है कि जो समाज के अंतर्गत परिवर्तन है वो परिवर्तन धीरे धीरे है वो होना चाहिए। कर्मिक परिवर्तन का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? कार्ल पॉपर से संबंधित है। सीबी मैकफर्सन की स्वतंत्रता का जो दृष्टिकोण है वह है रचनात्मक स्वतंत्रता, क्रिएटिव फ्रीडम। क्रिएटिव फ्रीडम, ये रचनात्मक स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि पावर को कैसे परिभाषित करना चाहिए, पावर को इस तरीके से परिभाषित करना चाहिए हमें कि वो स्वतंत्रता का मतलब ये होना चाहिए कि मनुष्य की क्षमताओं के अंतर्गत अभिवृद्धि होनी चाहिए। अगर मनुष्य की क्षमताओं के अंतर्गत अभिवृद्धि हो रही है तो उसको क्रिएटिव फ्रीडम यानी रचनात्मक स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये रचनात्मक स्वतंत्रता की जो परिभाषा है, ये जो दृष्टिकोण है, यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? क्रिएटिव फ्रीडम का जो दृष्टिकोण है वो सीबी मैकफर्सन के द्वारा इस्तेमाल किया गया है, जो वैसा ही है, कुछ मिलता जुलता पॉजिटिव फ्रीडम से, सकारात्मक स्वतंत्रता से। नेक्स्ट, इक्वलिटी, समानता से संबंधित। निम्नलिखित में से संसाधनों की समानता, इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज से संबंधित नहीं है। इनमें 4 विद्वानों के नाम दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि संसाधनों की समानता की बात इनमें से कौन नहीं करता? जॉन रॉल्स के द्वारा संसाधनों की समानता का समर्थन किया गया है। एरिक रोकोवस्की इसके द्वारा भी संसाधनों की समानता का समर्थन किया गया है। और रोनाल्ड ड्वार्किन का जो भी दृष्टिकोण है यह भी संसाधनों की समानता से ही संबंधित है। जबकि माइकल वॉल्जर संसाधनों की समानता का विरोधी विद्वान है। माइकल वॉल्जर एक समुदायवादी विद्वान है और माइकल वॉल्जर ने जटिल समानता का कॉन्सेप्ट है वो प्रतिपादित किया है। माइकल वॉल्जर संसाधनों की जो समानता है जो कि रॉल्स, रोकोवस्की और ड्वार्किन के द्वारा समर्थित की गई है, माइकल वॉल्जर इनको सरल समानता के दायरे के अंतर्गत रखता है और माइकल वॉल्जर सरल समानता की आलोचना करते हुए जटिल समानता का समर्थन करता है। वॉल्जर ये कहता है कि समाज के अंतर्गत जो न्याय है वो सरल समानता के माध्यम से, संसाधनों की समानता के माध्यम से स्थापित नहीं किया जा सकता, बल्कि जटिल समानता के माध्यम से ही समाज के अंतर्गत न्याय स्थापित किया जा सकता है। अब जटिल समानता की अवधारणा क्या कहती है? जटिल समानता की अवधारणा यह कहती है कि समाज के अंतर्गत जो भी प्राथमिक वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है वो अलग अलग क्षेत्र के अंतर्गत, अलग अलग स्पेस के अंतर्गत, अलग अलग नियमों के माध्यम से किया जाना चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र की, हर स्पेस की अपनी अलग डिमांड होती है, उसकी अलग आवश्यकता होती है। तो हर क्षेत्र के लिए जो नियम है वो भी अलग अलग होने चाहिए। तो इस तरह की जटिल समानता की जो कॉन्सेप्ट है वो माइकल वॉल्जर के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट, लोकतंत्र पर कार्ल मार्क्स के विचारों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कार्ल मार्क्स का लोकतंत्र से संबंधित क्या विचार था? इससे संबंधित 2 कथन दिए गए हैं। पहले में यह कहा गया है कि प्रबोधन परंपरा में, यानी जो ज्ञानोदय का युग है उसके अंतर्गत वे लोकतंत्र को एक आंगिक समुदाय के रूप में देखते हैं। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कार्ल मार्क्स क्या कहता है? कार्ल मार्क्स कहता है कि यह जो एनलाइटनमेंट का युग है, ज्ञानोदय का युग है, इसके बाद में किसका विकास हुआ? पूंजीवाद का विकास हुआ। और इस पूंजीवाद के अंतर्गत जिस तरह के विवेक की बात की गई, जिस तरह से की चेतना की बात की गई, जिस तरह के लोकतंत्र की बात की गई, ये सबसे किससे जुड़े हुए हैं? ये सभी के सभी बुर्जुआ वर्ग के साथ में जुड़े हुए दृष्टिकोण हैं। तो कार्ल मार्क्स प्रबोधन परंपरा में लोकतंत्र को एक आंगिक समुदाय के रूप में देखता है। कार्ल मार्क्स का कहना है कि डेमोक्रेसी भी किसके साथ में जुड़ी हुई है? बुर्जुआ वर्ग के साथ में ही जुड़ी हुई है। तो बुर्जुआ डेमोक्रेसी का कार्ल मार्क्स आलोचक है और जो साम्यवादी लोकतंत्र है उसका कार्ल मार्क्स समर्थन करता है। तो प्रबोधन परंपरा में लोकतंत्र को एक आंगिक समुदाय के रूप में देखते हैं। दूसरी बात ये है कि बुर्जुआ लोकतंत्र यानी जो पूंजीवादी लोकतंत्र है वह अवसर अनुकूल आंतक में बदल जाता है। यानी उसको जैसे ही अवसर मिलता है वह क्या करता है? वह फिर कंसेंट नहीं लेता है, बल्कि वह बल प्रयोग करता है, आंतक का इस्तेमाल करता है, लोगों के ऊपर हिंसा
करता है। तो बुर्जुआ जो लोकतंत्र है वो किस पर आधारित है? कार्ल मार्क्स के अनुसार वह वायलेंस पर आधारित है, वह हिंसा पर आधारित है। जैसे उसको अवसर मिलता है वैसे ही वो सरदार वर्ग के ऊपर पूंजीपतियों के माध्यम से आतंक का सहारा लेता है और उसके माध्यम से सरदार वर्ग का पूंजीपति वर्ग के द्वारा शोषण किया जाता है। तो कार्ल मार्क्स के ये जो लोकतंत्र से संबंधित विचारों से संबंधित जो दो कथन है, ये दोनों कथन ही सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का एक मॉडल है? तो इनमें से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का कौन सा मॉडल है? पोलियार्की, बहुल तंत्र। बहुलवादी जो विद्वान हैं, बहुलवादी विद्वानों के द्वारा जो प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र है उसके लिए जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है उसको पोलियार्की कहा जाता है। यानी बहुलवादी विद्वानों के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? पोलियार्की शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये पोलियार्की है क्या? पोलियार्की का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है या रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी है जिसको हम प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र बोलते हैं, इसमें वास्तव में शासन का जो संचालन है वो किन के माध्यम से होता है? ग्रुप्स के माध्यम से होता है, समूहों के माध्यम से ही होता है। और ये जो समूह हैं यह हमेशा लोकतांत्रिक रूप से जवाबदेह होते हैं और डेमोक्रेसी के अंतर्गत जो पावर है वो इन ग्रुप्स के अंतर्गत विकेंद्रित है, किसी एक केंद्र के पास में केंद्रित नहीं है। तो पोलियार्की का कॉन्सेप्ट किनसे संबंधित है? बहुलवादी विद्वानों से संबंधित है। यह एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव मॉडल है डेमोक्रेसी का। यह लिबरल डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ मॉडल है, यानी लिबरल डेमोक्रेसी के मॉडल को ही बहुलवादियों के द्वारा पोलियार्की कहा गया है। और इसमें पोलियार्की का सीधा सा मतलब ये हो गया कि लोकतंत्र का वास्तविक अभिप्राय यही है कि समूहों के माध्यम से शासन, ग्रुप्स के माध्यम से शासन, जो कि लोकतांत्रिक जवाबदेही पर आधारित होते हैं और शक्ति है वो इन समूहों के अंतर्गत विकेंद्रीकृत होती है। तो यह पोलियार्की का जो मॉडल है वो किससे संबंधित है? वह प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र से संबंधित है। प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का ये एक तरह का मॉडल है। नेक्स्ट, उस शब्दावली को पहचानिए जो विमर्शील लोकतंत्र डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी से संबंधित नहीं है। अब डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट क्या है? डेलिब्रेटिव जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो डिबेट पर आधारित है, डिस्कशन पर आधारित है, डेलिब्रेशन पर आधारित है, जिसका सीधा सा मतलब हुआ विमर्श या वाद विवाद। तो डेलिब्रेटिव जो डेमोक्रेसी विमर्शील लोकतंत्र का मॉडल है, यह कहता है कि लोकतंत्र है वो कैसा होना चाहिए? लोकतंत्र डिबेट पर आधारित होना चाहिए, डिस्कशन पर आधारित होना चाहिए। उसके लोकतंत्र के अंतर्गत जनता की सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए। जब भी डेमोक्रेसी के अंतर्गत किसी प्रकार की कोई पब्लिक पॉलिसी का निर्माण करे, जब भी डेमोक्रेसी के अंतर्गत कोई डिसीजन मेकिंग हो, तब क्या होना चाहिए? तब एक खुले वातावरण के अंतर्गत लोगों के मध्य डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। इस डिबेट और डिस्कशन के ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए और लोगों के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से विवेकपूर्ण माध्यम से, रैशनल तरीके से लोग डिबेट करेंगे और फिर पब्लिक पॉलिसी का निर्माण होगा, डिसीजन मेकिंग होगा। तो इस तरह का लोकतंत्र का जो मॉडल है वो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का मॉडल कहलाता है, जो कि सहभागी लोकतंत्र से थोड़ा अलग है। क्योंकि सहभागी लोकतंत्र के अंतर्गत तो ये होता है कि जनता है वो मतदान करती है, उसके बाद में किसी प्रकार का एक्टिव रूप से डिबेट के माध्यम से या डेलिब्रेशन के माध्यम से डेमोक्रेसी के अंतर्गत भागीदारी करें, यह कोई जरूरी नहीं है। लेकिन विमर्शीय लोकतंत्र डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के अंतर्गत जनता सक्रिय रूप से पार्टिसिपेशन करती है, डिबेट के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से। तो इसमें डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी से संबंधित नहीं है। अब देखो ऑप्शन आर, बहस पर आधारित सहमति बिल्कुल
पहले डिस्कशन हो, और डिस्कशन के माध्यम से फिर किसी प्रकार का कंसेंसस निर्मित किया जाएगा, सहमति का निर्माण किया जाएगा। पूर्व नियत वरीयताएं, प्रेफरेंसेस, यानी पूर्व नियत वरीयताओं का मतलब तो गया पूर्वाग्रह, फिर तो डिबेट का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो इस तरह का डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी बात नहीं करता। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी तो यह कहती है कि किसी तरह का पूर्वाग्रह है वो होना ही नहीं चाहिए। पहले प्राथमिकताओं का अगर निर्धारण कर लिया जाएगा तो फिर किस प्रकार का डिबेट, किस प्रकार का डिस्कशन। तो पूर्व नियत वरीयताएं यह डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी से संबंधित नहीं है। खुली एवं बल प्रयोग विहीन बहस, ओपन एंड अनकॉस्ट डिस्कशन, यानी खुली एवं बल प्रयोग विहीन बहस, इस प्रकार की बहस होनी चाहिए, यानी खुला वातावरण हो, किसी प्रकार का कोई बल प्रयोग नहीं होना चाहिए, जनता के मध्य ओपन डिबेट होनी चाहिए। आइडियल स्पीच कंडीशन, आदर्श भाषण की दशाएं। आदर्श भाषण की दशाएं यह शब्द है, यह हेबरमास के द्वारा प्रयुक्त किया गया है। हेबरमास कहता है कि आइडियल स्पीच कंडीशंस जब होगी, आदर्श भाषण की दशाएं होगी, तो इसके अंतर्गत लोग ओपन तरीके से डिबेट करेंगे, उनके मध्य उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है और लोगों के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह भी नहीं होता है। तो ये डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी से संबंधित कॉन्सेप्ट था। जॉन रॉल्स और हेबरमास ये डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के प्रमुख समर्थक विद्वानों में से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस उदारवाद से संबंधित है। एडम स्मिथ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। एडम स्मिथ को शास्त्रीय जो उदारवाद है उसका समर्थक विद्वान माना जाता है। तो यहाँ दो कथन दिए गए हैं कि वे यानी एडम स्मिथ अहस्तक्षेपवाद के पक्षधर थे। बिल्कुल एडम स्मिथ ये कहते हैं कि राज्य को आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यही अहस्तक्षेपवाद है, किंतु न्यूनतम राज्य के नहीं। न्यूनतम राज्य क्या है? न्यूनतम राज्य के अंतर्गत अहस्तक्षेपवाद की अवधारणा तो अपने आप में शामिल है, यानी राज्य को आर्थिक गतिविधियों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जो न्यूनतम राज्य का कॉन्सेप्ट है वो यह कहता है कि लोक कल्याण करना राज्य का कार्य नहीं है। लोक कल्याण के कार्यों को राज्य को अपने हाथों के अंतर्गत नहीं लेना चाहिए, बल्कि राज्य को तो न्यूनतम कार्य ही करने चाहिए। राज्य को क्या करना चाहिए? राज्य को कानून और व्यवस्था बनाए रखने का काम करना चाहिए। राज्य को राष्ट्र की जो संप्रभुता है उसको बनाए रखने का काम करना चाहिए और राज्य को समझौतों को लागू करवाने का काम करवाना चाहिए। तो इस तरह के तीन काम ही राज्य को करने चाहिए। बाकी जो काम है वो व्यक्ति के खुद के काम है, व्यक्ति के खुद के द्वारा ही किए जाने चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया है कि एडम स्मिथ अहस्तक्षेपवाद के पक्षधर थे किंतु न्यूनतम राज्य के नहीं, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि एडम स्मिथ ने अहस्तक्षेपवाद का समर्थन किया, लेकिन न्यूनतम राज्य की बात है वो एडम स्मिथ के जो दृष्टिकोण है उसके अंतर्गत देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि एडम स्मिथ ने शिक्षा की बात की, सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात की, श्रमिक है उनके नियमन की बात की, तो सरकारी कार्यक्रमों का समर्थन किया। इसलिए एडम स्मिथ को अहस्तक्षेपवाद का समर्थक तो माना जा सकता है, लेकिन न्यूनतम राज्य का समर्थक नहीं माना जा सकता। तो यह अपने आप में एक विश्लेषणात्मक क्वेश्चन से दोनों जो कथन है, ये दोनों कथन उदारवाद से संबंधित एडम स्मिथ के जो विचार है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि निम्नलिखित विचारकों में से प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी विचारक कौन माना जाता है? तो पहला जो वैज्ञानिक समाजवादी विचारक है वो किसको माना जाता है? वो कार्ल मार्क्स को ही माना जाता है। ये तो एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, पूंजी का संचय, यह किसकी पुस्तक है? तो यह जो पुस्तक है यह रोजा लग्जमबर्ग के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। नेक्स्ट, समकालीन मार्क्सवाद के विचारक दिए गए हैं एक तरफ, दूसरी तरफ उनके मूल विचार दिए गए हैं, हमें इनको सम्मिलित करना है। लेनिन से संबंधित कौन सा विचार है? लेनिन ने जो विचार दिया इनमें से वो है क्रांति का अग्रदल। क्रांति का अग्रदल वो किसको मानता है? कम्युनिस्ट पार्टी को मानता है। तो क्रांति के
अग्रदल की बात किसने की? कम्युनिस्ट पार्टी को क्रांति का अग्रदल किसने कहा? लेनिन ने कहा। रोजा लग्जमबर्ग का जो विचार है वह है कि जनता की स्वतः स्फूर्तता। जनता की स्वतः स्फूर्तता का मतलब ये हो गया कि उन्नत पूंजीवाद के अंतर्गत जनता है वो अपने आप स्वतः ही क्रांति करेगी और पूंजीवाद को समाप्त कर दिया जाएगा क्रांति के माध्यम से। तो यह रोजा लग्जमबर्ग जनता की स्वतः स्फूर्त क्रांति के अंतर्गत बहुत ज्यादा विश्वास करने वाली मार्क्सवादी महिला विद्वान है। माओ त्से तुंग का जो विचार है वह है जन दिशा मास लाइन। माओ त्से तुंग जो क्रांति का इसने जिस तरह के साधनों का इस्तेमाल किया तो इसने मजदूर वर्ग के साथ साथ इसने किसानों को क्रांति का अगुवा बना दिया, क्योंकि चीन के अंतर्गत जो शोषित वर्ग था वो कौन था? वह कृषक वर्ग ही था। तो इन कृषक वर्ग को ही माओ त्से तुंग ने क्रांति के अंतर्गत अगुवा बनाया। तो ये मार्क्स लाइन का जो विचार है वो किसके द्वारा प्रतिपादित है? मार्क्स लाइन का जो विचार है वो माओ त्से तुंग के द्वारा प्रतिपादित है, जिसका सीधा सा मतलब हो गया कि शक्ति किसके अंतर्गत है? शक्ति है वो जनता के अंतर्गत है। तो मार्क्स लाइन को आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि जनता है वो सर्वोच्च है, जनता के अंतर्गत ही शक्ति है। अब ये व्यवहारिक धरातल पर कितना लागू होता है कम्युनिस्ट देशों के अंतर्गत, यह तो आपकी विश्लेषण की विषय वस्तु है। ग्रामसी का जो विचार है वह निष्क्रिय क्रांति का विचार है। ग्रामसी फाशीवाद को निष्क्रिय क्रांति के रूप में ही परिभाषित करता है। ग्रामसी यह कहता है कि फाशीवाद है वो निष्क्रिय क्रांति का ही उदाहरण है और फाशीवाद किसी प्रकार के परिवर्तन को लाने में सक्षम नहीं रहा। तो फाशीवाद को निष्क्रिय क्रांति कहते हुए ग्रामसी ने फाशीवाद की आलोचना की है। तो निष्क्रिय क्रांति का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित हुआ? ग्रामसी के द्वारा प्रतिपादित हुआ। धन्यवाद। इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का विश्लेषण किया। उम्मीद करता हूं कि यह आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत यह बहुत ही हेल्प करेगा। धन्यवाद।